गया जी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के मंच से केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के अगले सीएम को लेकर एक बड़ा बयान दिया। जीतन राम मांझी का ये बयान बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। मांझी के साथ ही मंत्री विजय चौधरी ने भी ये कह दिया कि भविष्य की बिहार की नई सरकार के मुखिया को नीतीश जी की खींची हुई लकीर पर ही काम करना होगा, मतलब नीतीश नीति पर नए सीएम को चलना होगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गया जी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के मंच से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ी बातें कह दी। राज्यसभा के लिए नीतीश के चुने जाने को लेकर मांझी ने कहा कि जो भी नीतीश कुमार के बाद नई सरकार का मुखिया बनेगा, उन्हें भी नीतीश कुमार की नीतियों के मुताबिक ही काम करना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने विकास की जो लकीर खींची है उसे कोई और छू नहीं सकता। ई कार्यक्रम आगे बढ़ते यही ला इस समृद्धि यात्रा करे थी और लोग के बतावे थी कि ऐसे काम करा। और दूसर बात है कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी के बाहर जाए के मौका भी मिलते जैतथिन भी, तो कोई भी यहाँ आदमी अतै नीतीश कुमार के चरण चिन्ह पर चलते, न चलती तो ओकरा गुजारा न होते। ये हम कहल चाहिए। ये वजह से नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा करके बड़ा काम करे थे। वहीं मांझी की तरह ही मंच पर मौजूद जेडीयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी ने भी कह दिया कि अगली सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ही चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प करें कि आने वाले समय में भी इनके नेतृत्व में ताकत देकर आने वाली जो भी एनडीए सरकार बनेगी उसको भी इसी तरीके से आप मजबूती प्रदान करेंगे। गया जी के लोग समृद्ध होंगे, बिहार समृद्ध बनेगा। जीतन राम मांझी और विजय चौधरी के बयान नीतीश के बाद बिहार के होने वाले नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के लिए संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नीतीश के बाद जो भी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे उनके सामने बेहतर काम करने की बड़ी चुनौती होगी। मसलन महिला सशक्तिकरण पर जोर, बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, बिहार में शराबबंदी लागू करना, पंचायत में 50% महिला आरक्षण, अति पिछड़ा महादलित वर्ग का खास ख्याल रखना, जीविका दीदी योजना, स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, हर घर नल का जल, हर घर बिजली योजना। नीतीश कुमार के नेतृत्व में इन्हीं योजनाओं के दम पर वो लकीर खींची गई जो जन सरोकार के साथ ही प्रदेश के विकास कार्यों को लगातार गति दे रही है। और मांझी जैसे नेता इन्हीं दमदार योजनाओं का हवाला देकर नए मुख्यमंत्री को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गया जी से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण पूरा हो चुका है। यात्रा के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार ने गया और औरंगाबाद को हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। सीएम नीतीश ने विकास के संकल्प को दोहराया और 2005 से पहले की आरजेडी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। यात्रा के आखिरी दिन मुख्यमंत्री गया जिले के मायापुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को 744 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस योजना में पंचायती राज, लघु जल संसाधन, भूमि सुधार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। एक नजर मुख्यमंत्री की तरफ से गया जी को मिली सौगात पर। कुल 744 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई। 367 करोड़ की 553 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। 377 करोड़ की 140 योजनाओं का शिलान्यास हुआ। पंचायती राज और लघु जल संसाधन की योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। भूमि सुधार और जिला परिषद की परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार के समग्र विकास के संकल्प को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य
गांव-गांव तक विकास की रोशनी को पहुंचाना है। सब जगह जा करके हर तरह से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि जब वो था खराब था और उसके बाद की सरकार ने इतना सब काम सब जगह किया है। अब उसके बाद राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण हम लोगों ने शुरू में ही करवा दिया। गया के बाद मुख्यमंत्री औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने 678 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। औरंगाबाद को कुल 678 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली। 123 करोड़ की 142 योजनाओं का उद्घाटन इसमें शामिल है। 555 करोड़ की 120 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। सड़क, पानी और सिंचाई से जुड़ी हुई योजनाएं शामिल रही। ग्रामीण इलाकों की अब इन योजनाओं के जरिए तस्वीर बदलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर बिना नाम लिए लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल पर निशाना साधा और कहा कि आज बिहार में विकास की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज है। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पानी और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से गांवों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 मार्च से समृद्धि यात्रा के 5वें चरण पर निकलेंगे। इस चरण में जहानाबाद, अरवल, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, नालंदा और पटना जिलों का दौरा किया जाएगा। 26 मार्च को पटना में इस यात्रा का समापन होगा और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की सभी 38 जिलों की समृद्धि यात्रा पूरी हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए गया से अमित कुमार के साथ एनएन लिली और औरंगाबाद से संजय की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसी तस्वीर जो आपको हैरान और परेशान कर देगी। लेकिन बिहार में ऐसा हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान टनकुप्पा प्रखंड स्थित मायापुर गांव में एक हैरान करने वाली घटना सामने आ गई। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के समाप्त होते ही सभा स्थल के आसपास मौजूद सरकारी परिसर में लगे हुए खेत में लोगों की देखिए भीड़ किस कदर उमड़ी। यात्रा खत्म होते ही लोगों का फोकस चने पर गया और देखते ही देखते चने की फसल को तोड़कर भागते हुए लोग नजर आए। इतना ही नहीं, कुछ पुलिसकर्मी भी चना खाते हुए नजर आए। जब मीडिया का कैमरा उनकी तरफ गया तो उन्होंने तुरंत हाथ से चने को नीचे गिरा दिया, जिससे ये घटना और ज्यादा चर्चा में आ गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी देखिए कैसे लोग चने के पौधे उखाड़कर यहां से भागते हुए दिख रहे होंगे। लोगों में चने को लूटने की जैसे होड़ सी मच गई। और अब बात बिहार की लाइफलाइन मानी जाने वाली विक्रमशिला सेतु की, जिस पर खतरा मंडरा रहा है। पुल के 3 पिलर का सुरक्षा कवच यानी कि प्रोटेक्शन वॉल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। प्रोटेक्शन वॉल क्षतिग्रस्त होने के बाद पुल के पिलरों को नुकसान पहुंचने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। पुल की ऐसी हालत को देखकर हर कोई हैरान है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गंगा की तेज लहरों के बीच विक्रमशिला सेतु के पिलरों के इस प्रोटेक्शन वॉल को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप भी डर जाइएगा। एक पिलर का सुरक्षा कवच पूरी तरह गायब है। दूसरे पिलर का प्रोटेक्शन वॉल हवा में लटक रहा है। पुल के 3 पिलरों के प्रोटेक्शन वॉल पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। पूर्वी बिहार और सीमांचल को जोड़ने वाली जीवन रेखा विक्रमशिला सेतु पुल के पिलर के प्रोटेक्शन वॉल को देखकर हर कोई हैरान है। कोसी और मिथिलांचल को जोड़ने वाला मुख्य पुल विक्रमशिला पुल पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। आप देख सकते हैं कि हम अभी उसी स्पॉट पर हैं जहां पर जो है 17, 18 और 19 नंबर पाया जो है इसका स्ट्रक्चर वाल होता है, पाया नहीं स्ट्रक्चर वाल जो होता है वो धंस गया है। प्रोटेक्शन वॉल क्षतिग्रस्त होने के बाद पुल के पिलरों को नुकसान पहुंचने की आशंका और बढ़ गई है। साल 2001 में बने इस पुल का 2017 में 16 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार हुआ था। महज 9 साल के भीतर ही पुल के एक्सपेंशन जॉइंट्स ने जवाब दे दिया है। ऐसे में विक्रमशिला सेतु के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। प्रोटेक्शन वॉल क्षतिग्रस्त होने की सूचना जब जिले के डीएम को मिली तो उन्होंने तत्काल टीम भेजने की बात कही है।
तो कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने लापरवाही को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। आपके द्वारा भी मामला संज्ञान में लाया गया है। मैं जो उसके कार्यपालक अभियंता है उनको मैं तुरंत बोलता हूं कि जाकर के इंक्वायर करेंगे और जो भी इंक्वायरी के उपरांत उन्हें लगेगा कि आगे अग्रतर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है तो डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके तुरंत ही एक्सपर्ट टीम को भी बुला करके उसको दिखाएंगे। जो हालत है अब 2 साल से एक्सपेंशन ज्वाइंट बढ़ते जा रहा है, खतरे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई बिहार सरकार का नजर नहीं है। हम लोगों ने पहले भी पत्र लिखा है और अब तो जो पिलर है पुल का वो प्रोटेक्शन वाल जो है वो डैमेज हो रहा है। विक्रमशिला सेतु की इस तस्वीर को देखकर हर कोई कह रहा है कि अगर समय रहते इसकी मरम्मत नहीं की गई तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं पुल के प्रोटेक्शन वॉल का काम होता क्या है। नदी का पानी पिलर के आसपास मिट्टी काट देता है, इससे पिलर कमजोर हो सकता है। प्रोटेक्शन वॉल मिट्टी कटाव को रोकता है, नाव या जहाज की टक्कर से भी बचाता है, तेज लहरों और मलबों से पिलर को बचाता है। प्रोटेक्शन वॉल मिट्टी खिसकने से रोकता है, इससे पिलर टेढ़ा या कमजोर नहीं होता है। बड़ा सवाल है कि प्रोटेक्शन वॉल की समय रहते मरम्मत क्यों नहीं हुई। 9 साल में ही एक्सपेंशन जॉइंट्स कैसे टूट गया? बड़ा हादसा होने पर जिम्मेदार कौन होगा? पिलर के सुरक्षा कवच के टूटने को हल्के में क्यों लिया गया? प्रोटेक्शन वॉल टूटने के बाद टीम क्यों भेजी जा रही है? प्रशासन ने पहले इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया? पुल के प्रोटेक्शन वॉल की रेगुलर मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट। तो न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। विक्रमशिला सेतु को लेकर न्यूज़ 18 की खबर पर पुल के प्रोटेक्शन वॉल के गिरने का लेकर जो खतरा और इस खतरे पर जो सवाल उठाए गए उसे लेकर अब कार्रवाई की जाएगी। पथ निर्माण मंत्री ने ये कहा है कि इस पर संज्ञान लिया जा रहा है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि मैं संज्ञान लेता हूं, इस पर अधिकारियों को निरीक्षण का निर्देश उनकी तरफ से दिया गया है। पुल के पिलर का निरीक्षण जल्द किया जाएगा और इसके मरम्मत के निर्देश अब मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। अधिकारियों और इंजीनियरों की टीम ने इसका जायजा भी लिया। विक्रमशिला पुल के प्रोटेक्शन वॉल का जायजा अधिकारियों की तरफ से लेने के बाद अब IIT पटना के एक्सपर्ट्स इंजीनियर भी वहां पर मौजूद नजर आए और उनकी तरफ से जो रिपोर्ट बनाई गई है उस रिपोर्ट के आधार पर संभवतः इसका काम जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। जी अभी क्या कुछ उसमें आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन वॉल के गिरने की खबर आई है सामने? देखिए मैंने न्यूज़ 18 पर ही आज इसको देखा और हमने तुरंत अपने विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि आप इसकी जांच करें, निरीक्षण करवाएं और पटना से हमारे विभाग के सचिव, BRPNLL के एक्सपर्ट और IIT पटना के एक्सपर्ट इंजीनियर की एक संयुक्त टीम विक्रमशिला सेतु जो भागलपुर के गंगा पुल पर अवस्थित है उसका निरीक्षण किया और निरीक्षण में जो अवलोकन से सामने मामला बात आई है वो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो कुआं है, वेल है, वो अपने मूल स्थिति में है। जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो मूल स्थिति में है। साफ्ट और वेल कैप देखने में वेल कैप के साथ सही सलामत है और सब स्ट्रक्चर आधार संरचना झुकी हुई नहीं है। जो हमारा आधार संरचना है वो झुका नहीं है, लेकिन जो प्रोटेक्शन वॉल है जो आधार संरचना के बाहर से प्रोटेक्शन देने का काम करता है उसका वो डैमेज हुआ है, वो साफ्ट पर टिका हुआ है और इस प्रोटेक्शन वॉल को तुरंत हटाने की आवश्यकता है और हटा करके नए प्रोटेक्शन वॉल वहां पर देने की जरूरत है। दानापुर से एक ऐसी खबर सामने आई जो आपको झकझोर कर रख देगी। बहन की शादी में शामिल होने आए युवक की कुछ लोगों ने मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी। उसे अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन वहां से वापस आई तो उसकी लाश। इस रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। एक युवक जो घर से बाहर रहकर कमाई करता था,
जो बहन की शादी में खुशी खुशी घर आया था। शादी की तैयारियां चल रही थी। उसकी बहन की खुशी के बीच कुछ लोगों ने उसे घेर लिया, ईंट पत्थर क्रूरता की सारी सीमाएं पार की, सिर पर शरीर पर बार बार बेरहमी से कूटा। खून से लथपथ वो जमीन पर जा गिरा और वो आखिरी सांसें लेते हुए अस्पताल पहुंचा, लेकिन जिंदगी की लड़ाई हार गया। जैसे कि भैया 3 दिन पहले दिल्ली से आया जी, तो दीदी का सोना लेने जा रहा था। सोना लेने जा रहा था तो यहाँ पे कुछ लड़का रोकवा कर 15-20 और उसको मारा तो हम घर से निकले तो देखे लड़ाई हो रहा है। लड़ाई हुआ तो हम गए तो देख रहे हैं कि मार के पूरा सिर तक टूट दिया। तो हॉस्पिटल ले जा रहे थे, रास्ता में तो भाई मेरा सांस छूट गया। उसकी मौत की खबर जैसे ही आग की तरह फैली, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे इलाके में कोहराम मचा है। नाराज लोग सड़क पर उतर आए, सड़क जाम, टायर जलाए गए, आग की लपटें आसमान को छूने लगी। गुस्सा, दर्द, बेबसी सब कुछ सड़क पर बिखर गया। लोग चिल्ला रहे हैं, इंसाफ चाहिए, अपराधियों को सजा दो। दानापुर थाना अंतर्गत तकिया पर सूचना मिली थी कि एक लड़के के साथ मारपीट की गई है। सूचना सत्यापन में जब पुलिस आई तो पता चला कि बिट्टू कुमार उर्फ पलकिया को कुछ लड़कों के द्वारा पीटा गया था, जिसके इलाज के लिए रूबन अस्पताल ले आया गया था, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। घटनास्थल को संरक्षित कर एफएसएल की टीम को बुलाया गया है तथा उसके परिजनों का बयान लिया जा रहा है। बयान लेने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि मृत्यु का हत्या का कारण क्या था और किन किन लोगों ने हत्या की है। तत्काल घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है। एक घर उजड़ गया, एक परिवार टूट गया, एक बहन की शादी की खुशी हमेशा के लिए मातम में बदल गई। क्या ये आखिरी बार है? क्या कल किसी और माँ का बेटा इसी तरह नहीं मरेगा? दानापुर की ये सड़कें आज खून से रंगी हैं और इंसाफ की मांग कर रही हैं। कानून की नजर कब इन अपराधियों पर पड़ेगी और कब थमेगा ये सिलसिला? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली खबर बेतिया से, जहां गेहूं के खेत में बाघ दिखने के बाद लोग खौफ और दहशत के साए में जी रहे हैं। बाघ अब तक पकड़ में आया नहीं। वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बेतिया में बाघ की आहट, हर तरफ फैली दहशत, खेतों में ग्रामीणों का पहरा। गेहूं के खेत में घूमते हुए इस बाघ को देखिए गेहूं के खेत में बाघ कैसे सरपट भाग रहा है। दहशत और खौफ की ये तस्वीरें हैं नरकटियागंज की, जहां खेत में बाघ को घूमते देख लोग हक्का बक्का रह गए। लोग खेत में सुअरों को भगाने गए थे, तभी उनकी नजर बाघ पर पड़ गई। इसके बाद तो शोर ही मच गया। खेतों में लोगों के हुजूम को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस कदर डरे हुए हैं। एक सुअर का बच्चा निकला हुआ था, उसको गांव वालों ने खदेड़ रहा था भरपूर का। उसी क्रम में ये बाघ का बच्चा निकल गया और ग्रामीणों ने उसको खेपते हुए आया और गेहूं में छिप गया। अभी तक गेहूं में ही छिपा हुआ है। वन विभाग की टीम भी आई, वन विभाग का टीम आया है, उसको घेरावा कर रहा है। सुबह में 6 बजे करीब में देखा गया है बाघ, तो थाना को सूचित किया गया है और वन विभाग को भी सूचित किया गया। उसके बाद टीम आया है वन विभाग का और अपना निगरानी कर रहा है लोग। वन विभाग की टीम ने बाघ को रेस्क्यू करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। ड्रोन के जरिए बाघ की निगरानी की जा रही है। बाघ अभी खेत में ही डेरा जमाए हुए है और गांव में खौफ का माहौल कायम है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। अगली खबर कटिहार से, जहां खाकी बनाम खाकी की लड़ाई चर्चा में है। कटिहार स्टेशन पर उत्पाद विभाग की टीम और जीआरपी की टीम आपस में ही भिड़ गए। स्टेशन पर जमकर हाथापाई हुई। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देगी। कटिहार में उत्पाद विभाग के पुलिस और जीआरपी के बीच ही दंगल चल रहा है। 2 वर्दी वाले ही आपस में लड़ रहे हैं।
उत्पाद विभाग के पुलिस को जीआरपी ने घेर लिया है। उत्पाद विभाग के जवान के साथ खूब हाथापाई हो रही है। जवान जीआरपी के शिकंजे से छूटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी एक नहीं चल रही। दरअसल कटिहार स्टेशन पर शराब की सूचना पर पहुंची उत्पाद विभाग की टीम जैसे ही पहुंची, जीआरपी के जवानों ने उनके काम में दखल देना शुरू कर दिया। बात तू मैं से शुरू हुई और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच झड़प में बदल गई। इस हमले में उत्पाद विभाग का एक जवान घायल हो गया। सर, हम जो है करीबन सर को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 नंबर प्लेटफार्म में ट्रेन आ रही है और शराब तस्कर जो है वहाँ पे आ रहे हैं शराब लेकर के। अब बीते दिन हम लोग जो कई महीनों से जो है सालों से हम लोग जो आरपीएफ के साथ जो है ज्वाइंट हम लोग जाते हैं रेड में और भारी मात्रा में हम लोग शराब पकड़ते हैं। कल भी 61 लीटर पकड़े थे। आज भी हम लोग जो उससे भी ज़्यादा 100 लीटर के लमसम हम अनुमान है कि अच्छे सूचना थी कि जो हम लोग दारू पकड़े। पर डे 1-2 दिन पे अंदाजा में बीते कुछ महीने पहले क्या कोई 15 दिन पहले भी जब हम लोग हाटे बाजार के नीचे से ट्रेन के बोगी थे, दारू तस्कर तो नहीं पकड़ा, मैं दारू भारी मात्रा में पकड़ा है। कटिहार जंक्शन पर खाकी बनाम खाकी की लड़ाई की चर्चा हर तरफ हो रही है। वर्दी वालों के बीच भीषण लड़ाई की जांच दोनों विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि वर्दी वाले ही एक दूसरे के जान के दुश्मन क्यों बन गए। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त सिवान से, जहां पर सीएसपी संचालक को गोली मारकर 5 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सीएसपी संचालक अशोक पटेल को मारी गई है गोली, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 गोलियां उन्हें लगी हैं। 5 लाख रुपए नकद लूटकर ये बदमाश यहां से फरार हो गए। इनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और इलाज के लिए सदर अस्पताल पहले ले जाया गया और वहां से बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। बैंक से पैसा निकालकर लौटने के दौरान उन पर हमला किया गया। सराय थाना क्षेत्र के बभनौली गांव के पास की यह घटना है। और उन्होंने एक्सिस बैंक से पैसा निकाल के जा रहे थे, तभी आपके गांव के अपने गांव के बगल में ही रसराय पोखरा है, उसी के दरमियान में अपराधी आए और घेर के आनाधून फायरिंग की है, जिसमें शरीर में 3 गोली लगा हुआ है और नाजुक स्थिति देखते हुए इनको गोरखपुर रेफर करने का काम किया गया है। अगली खबर गोपालगंज से, जहां गंडक नदी से अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। पवन कुमार सिन्हा के निर्देश पर अवैध घाटों पर छापेमारी की गई, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। कार्रवाई के दौरान खनन निरीक्षक सौरभ अभिषेक की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अनिल कुमार ने जादोपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। प्रशासन ने साफ किया कि अवैध खनन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नदी से बालू के अवैध खनन को लेकर डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बड़ी कार्रवाई की है। खनन निरीक्षक सौरभ अभिषेक की गिरफ्तारी हुई है। डीएम और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी आज जादोपुर थाना क्षेत्र के गंडक नदी के जगरी टोला इलाके में छापेमारी करने पहुंचे थे, जहां पर बालू का अवैध तरीके से खनन किया गया था और इस दौरान खनन निरीक्षक सौरभ अभिषेक के द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही डीएम और अन्य अधिकारियों को इस पूरे प्रकरण में बरगलाने की कोशिश की गई। डीएम ने तत्काल इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और इस मामले में खनन विकास पदाधिकारी अनिल कुमार के द्वारा जादोपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके बाद खनन निरीक्षक की गिरफ्तारी की। उस स्थल पर पहुंचे और हम लोग देखे कि वहां पर तब तक बालू के फ्रेश बालू के निकासी के निशान बहुत स्पष्ट तौर पे देखे जा रहे थे। इसको देखते हुए ऐसा स्पष्ट हुआ कि खनन निरीक्षक के द्वारा जानबूझकर पूरे तथ्यों को भ्रामक तरीके से सभी पदाधिकारियों के सामने पेश किया गया और इनकी स्पष्ट संलिप्तता इस पूरे प्रकरण में पाई गई और इन्हीं के गठजोड़ की वजह से बालू घाटों की नीलामी नहीं हो रही है। इसी आलोक में आज खनन विकास पदाधिकारी, जिला खनन विकास पदाधिकारी जो हमारे एनडीसी के प्रभार में भी हैं और डीएलओ भी हैं, उनके द्वारा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। खनन निरीक्षक का नाम सौरभ अभिषेक है और ये कार्रवाई इसलिए भी अपेक्षित है चूंकि इससे सरकार को करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति हो रही है। डीएम की इस कार्रवाई के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18,
गोपालगंज। खबर पटना से, जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि मार्च महीने के अंत तक इंटर और मैट्रिक दोनों ही परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इंटर का रिजल्ट घोषित किया जाएगा और उसके बाद मैट्रिक का परिणाम सामने आएगा। रिजल्ट जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और फिलहाल आंकड़ों को अंतिम रूप से जांचा जा रहा है। बोर्ड का लक्ष्य है कि पिछले साल की तरह इस बार भी देश के सबसे पहले परीक्षा परिणाम बिहार में ही जारी किए जाएं। इंटरमीडिएट और वार्षिक माध्यमिक परीक्षा की परीक्षाफल की तैयारी की जा रही है। जो भी इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं हैं उसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पूर्ण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की जो भी इसमें प्रक्रिया से लेके सभी प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं और बहुत जल्द यह लक्ष्य रखा गया है कि इसी मार्च महीने में सबसे पहले इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित किया जाएगा और उसके पश्चात कुछ ही दिनों के पश्चात यह लक्ष्य रखा गया है कि मार्च महीने में ही मैट्रिक के भी परीक्षा फल की घोषणा की जाए। विश्व गौरैया दिवस के मौके पर आज पटना जू में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गौरैया को बचाने का संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया और साथ ही पटना जू ऐप और साइट का लोकार्पण भी किया गया ताकि पटना जू आने वाले पर्यटकों को इससे फायदा हो सके। वहीं वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि अब गौरैया को बचाने के लिए सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि साल भर हमें मेहनत करनी होगी। वहीं इस पूरे मामले का जायजा लिया संवाददाता वनीता मिश्रा ने। विश्व गौरैया दिवस है और इस मौके पर पटना जू में लोगों को गौरैया के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होने यहाँ पहुंचे हैं। विश्व गौरैया दिवस, गौरैया धीरे धीरे शहरीकरण में गायब हो रही है। अब देखिए, यह तो वास्तविक में चिंता का विषय है कि जो भी प्रकृति के अंदर जो भी जीव जंतु हैं सबको जीने का, रहने का सबका अधिकार है। लेकिन जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से पेड़ की कटाई हो रही है और जिस तरह से विकास के दौर में लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कई ऐसे पक्षी विलुप्त हो रहे हैं जिसमें गौरैया भी है। और आज विश्व गौरैया दिवस है तो हम लोग सब मिलके प्रयास करेंगे कि पुनः एक बार गौरैया का जो गांव के दरवाजे पर या आंगन में गौरैया की जो चहचहाहट या शाम के वक्त में घने पेड़ के साथ जो गौरैया की जो चहचहाहट होती थी वह पुनः एक बार आए, इसके लिए हम सब लोग पर्यावरण विभाग के हमारे सारे अधिकारी सब लोग मिल करके और जो पर्यावरणविद हमारे जो हैं वो सब मिलके हमको इसके लिए काम करना होगा। और साफ तौर पर मंत्री का भी कहना है, जो मंत्री हैं वन एवं पर्यावरण के, उनका साफ तौर पे कहना है कि गौरैया के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा क्योंकि गौरैया हमारे लिए ज़रूरी है। उनके लिए छोटे छोटे घोंसले लगाने होंगे और हर जगह जो फल वाले वृक्ष हैं वो लगाने होंगे क्योंकि जब फलदार वृक्ष होंगे उनके लिए छांव होंगे, उनके लिए वातावरण अनुकूलित होगा तो वो खुद ब खुद आएंगे।